हाँ जी, अपने अतिव्यापन पढ़ रहे थे, दूसरी क्लास थी अपनी। अब अतिव्यापन में एस एस अतिव्यापन पढ़ लिया था और एस पी अतिव्यापन पढ़ लिया था। अब उसके आगे देखते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था अतिव्यापन, यानी कि ओवरलैपिंग। अब इसमें भी अपना थर्ड है जो कि अपने को पढ़ना है। कौन सा है? पीपी अतिव्यापन। पी और पी के बीच में अतिव्यापन। एस एस के बीच में अपने देख लिया था, एस पी के बीच में देख लिया था। अब थर्ड कौन सा है? पीपी अतिव्यापन। ठीक है। अब देखो, पी कक्षक हैं वो कितने टाइप के थे? 3 टाइप के होते हैं पी कक्षक। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब इनकी दिशा अलग अलग होती है। पी एक्स का मतलब एक्स दिशा में, वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में और जेड का मतलब जेड डायरेक्शन में। ठीक है। अब इनकी दिशा अलग अलग है तो ये उसी दिशा में अतिव्यापन करते हैं। तो पी एक्सों जो पी कक्षक हैं वो 2 प्रकार से अतिव्यापन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, पी कक्षकों में 2 प्रकार का अतिव्यापन अतिव्यापन होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है समाक्ष अतिव्यापन, और दूसरा है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। ठीक है। अब इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं अपने। मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूं। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डालते हैं अपने, समाक्ष अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन में फर्स्ट हेडिंग क्या है? समाक्ष अतिव्यापन, या इसी को बोल सकते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब इसके नाम से पता चल रहा है समाक्ष। समाक्ष का मतलब क्या होता है? समान अक्ष। यानी कि ये पी कक्षक हैं वो एक ही अक्ष के ऊपर अतिव्यापन करेंगे। जैसे अगर पी एक्स ले लिया, ये वाली डायरेक्शन मान लो कौन सी है? एक्स है। तो एक्स के ऊपर कौन होगा? पी एक्स। और ये मान लो जेड है, तो जेड के ऊपर कौन सा होगा? पी जेड। और इस तरफ वाई है तो वाई के ऊपर कौन सा होगा? पी वाई। तो एक्स है वो एक्स की दिशा में ही अतिव्यापन करेगा दूसरे पी कक्षक से। यानी सिर्फ पी एक्स है वो पी एक्स से कर सकता है, पी वाई से कर सकता है, पी जेड से कर सकता है। ठीक है। यानी अगर पी एक्स का अतिव्यापन कर रहे हैं तो इसी दिशा से आना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की दिशा से ही। पी जेड का कर रहे हैं तो जेड दिशा से आना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है। अब करते हैं अपने। अब कोई भी कक्षक ले लो आप, पी एक्स ले लो, पी वाई ले लो। ये अपन ने मान लिया ये है एक्स एक्स, एक्स एक्सिस। ठीक है। और एक्स एक्सिस पे ऊपर कौन सा पी कक्षक होगा? ऑब्वियस बात है, ये कौन सा होगा? पी एक्स। अब पी एक्स का किसके साथ अतिव्यापन कराएंगे? पी एक्स के साथ।
ये दूसरा पी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये दोनों अगर अतिव्यापन करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये वाला। और पीपी के अतिव्यापन से भी कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध। समाक्ष अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा? पीपी के सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको और ऐसे दिखा सकते हैं अपने, जहां पे अतिव्यापन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो उसको ऐसे दिखा दो। ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या था? नाभिक इसका, ये इसका नाभिक, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, यहाँ पे। तो जहाँ पे नाभिक होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होता है। तो ये वाले अपने क्या हो गए? नोडल प्लेन। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हैं? 2। ये नोडल प्लेन है। ठीक है, ये अपना हो गया समाक्ष अतिव्यापन, पीपी के अंदर समाक्ष अतिव्यापन। ठीक है, इतना बना लो आप। अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं समाक्ष अतिव्यापन का। एग्जाम्पल इसका लेते हैं फ्लोरीन अणु, F2 अणु। ठीक है, अब फ्लोरीन है वो आजकल कितने पे आता है? 9 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 4 हो गए, ये क्या आएगा? 2p5। अब देखो इसका संयोजी कोष कौन सा है? अपने वही चल रहे हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग। बाहर जो संयोजी कोष होता है ना, सिर्फ वही भाग लेता है बंध बनाने में। संयोजी कोष कौन सा है? ये 2 वाला, ये S हो गया 2s, और ये 2p हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 और 5। ये तो है 2s, ये 2px, 2py और 2pz। ठीक है, अब देखो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वही क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं वीपीटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अर्धपूरित कौन सा दिख रहा है? सिर्फ ये 2pz। तो सिर्फ ये वाला ही क्या करेगा? बंध बनाएगा। ये तो पूरा भरा हुआ है तो इसको लेने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे तीनों ही कक्षक बना लेते हैं। अब दूसरा फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है ना, तो दूसरे में भी ऐसे ही होगा, उसका भी 2pz वाला खाली होगा। ये है अपना 2pz। यहाँ पे मान लिया 2pz, ये 2px और ये 2p1। अब देखो 2py और 2px ये दोनों तो क्या है? भरे हुए हैं ना। 2py भरा हुआ है, 2px भी भरा हुआ है। और दूसरा फ्लोरीन है वो भी इसके साथ आके जुड़ेगा ना यहाँ पे 2pz। तो इसका भी 2pz एक ही एक्स पर आएंगे। ये वाली कौन सी एक्स है? अपनी जेड एक्स है, जेड एक्स ही सही। मैं डायरेक्ट ही अतिव्यापन दिखा देता हूँ।
ये इसका 2pz हो गया, दूसरे वाले फ्लोरीन का 2px और 2py। ये वाला तो भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये बन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, ये अतिव्यापन हो गया। इतना ही दिखा सकते हो और बाकी दिखाने की आवश्यकता है नहीं। पीपी में ही हुआ है और इस समार्क्स है तो ऐसे दिखा दो जैसे अभी दिखाया था। ये हो गया नोडल प्लेन, ये हो गया अपना F2 अणु। और ये बंद कौन सा है, सिग्मा बंद, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल से हो गया समार्क्स अतिव्यापन। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। इसी में दूसरा क्या है, पीपी अतिव्यापन का पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, या इसी को हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके नाम से पता चल रहा है साइड वाइज या पार्श्ववर्ती, यानी ये साइड से अतिव्यापन करेगा। जैसे कि ये मान लो अपनी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, एक्स के ऊपर कौन होता है, पी एक्स, और एक्स के लंबवत कौन सा होगा, पी जेड और पी वाई। तो अगर एक्स के ऊपर हमें पी जेड का अतिव्यापन करवाना है मान लो, तो ये है, तो पी जेड ऐसे ही तो होगा एक्स के ऊपर, क्योंकि ये इसके लंबवत होता है, एक्स के लंबवत ही होगा पी जेड। और दूसरा, दूसरा भी क्या लेते हैं, पी जेड। तो पी जेड के बीच में कौन सा अतिव्यापन हो जाएगा, ये पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हो जाएगा। कैसे अतिव्यापन होगा ये, ऐसे। अब देखो, जब भी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ना, तो कौन सा बंध बनेगा हमेशा, पाई बंध बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये दोनों तो क्या हो गए, इन दोनों के न्यूक्लियस हो गए। तो देखो अतिव्यापन इन दोनों के ऊपर हुआ है और नीचे हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना लो, ऐसे।
ये दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। और ये अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी जिसके ऊपर अतिव्यापन हुआ है। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और इससे बंध कौन सा बना है? पाई बंध। ठीक है, यहां तक उतार लो। फिर अपने इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लैंग्वेज ऐसे लिखवाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जैसे डायग्राम को बना देख कर ही लिख सकते हो। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पी जेड का अतिव्यापन करवाते हैं तो उससे समपार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। और समपार्श्व अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के ऊपर तथा नीचे होता है। और नोडल प्लेन ये वाला क्या है? यानी इस इतनी जगह में यहाँ पे अगर इसको काटें तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? नोडल प्लेन। तो इस डायग्राम को देखकर ही आप लिख सकते हो। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल O2 अणु। अब O2 के अंदर दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पहले तो। ऑक्सीजन कितने पे आता है आजकल? 8 पे। ठीक है, अब 1s2, 2s2 और 2p4, यही तो होगा। अब संयोजी कोष कौन सा है? ये बाहर वाला। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s के अंदर 2, p के अंदर कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ये कौन सा हो गया? 2px, 2py और 2pz। अब दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ही होगा, ऐसे की ऐसे ही होगा। अब देखो, बंध बनने के लिए क्या चाहिए होता है? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन। यानी ये सिर्फ पी वाई पी जेड वाले, ये दोनों क्या है? अर्धपूरित है। तो देखो, सिर्फ ये दोनों तो भाग लेंगे बंध बनाने में, ये भाग नहीं लेगा और ये वाला नहीं लेगा, क्योंकि पूरे भरे हुए हैं। अब बना लेते हैं, पी वाला बना लेते हैं, इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं। ये हो गया अपना 2pz। ये ऑक्सीजन अणु है, यहाँ पे जेड मान रहे हैं तो इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो। वाई वाला खाली है अपना 2py और 2px। एक्स क्या है? इसमें सिर्फ एक्स वाला पूरा भरा है, ये दोनों अर्धपूरित हैं, तो एक्स वाले को ऐसे दिखा देते हैं। ये तो हो गया एक ऑक्सीजन एटम। दूसरा ऑक्सीजन एटम भी ऐसे ही, ये हो गया, ये इसका 2pz, 2py और 2px। 2px वाला तो पूरा भरा हुआ है। अब देखो, इन दोनों में कौन से अतिव्यापन हो सकते हैं? 2pz, ये वाली एक्सिस कौन सी है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच में जो 2pz है और 2pz है, इन दोनों के बीच में तो ये
इसी एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो कौन सा अतिव्यापन होगा, समाक्ष अतिव्यापन। और देखो पी वाई, अब पी वाई ऐसे दिख रहा है पर ये है असल में कैसे, ऐसे लंबवत है, ये जेड है ना, इसके लंबवत है, ये वाली जेड एक्सिस है, तो इसके क्या है, लंबवत है, सामने की तरफ है, यहाँ पे भी क्या है, सामने की तरफ है। अब जब एक्सिस के लंबवत होते हैं तो इनमें कौन सा अतिव्यापन होता है, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो एक तो होगा इसमें, ऐसे दिखा दो, ऐसे, ये 2px है, ये भी 2px है, 2pz, 2py, 2py, और ये 2pz। अब देखो यहाँ पे 2pz और 2pz, 2pz के बीच में कौन सा अतिव्यापन हो गया, ये तो कौन सा अतिव्यापन है, समाक्ष अतिव्यापन, यानी कि कोएक्सियल अतिव्यापन। अब 2py और 2py, इन दोनों के बीच में कौन सा अतिव्यापन होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा अतिव्यापन होगा, ये वाला पार्श्ववर्ती, अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन हो गया, ये पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। अब देखो 2pz से तो कौन सा बंध बनेगा, यानी समाक्ष अतिव्यापन से तो कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा, और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन यानी 2py कौन सा अतिव्यापन हुआ है, पार्श्ववर्ती, इससे कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध। अब इनको और ऐसे दिखा सकते हैं, देखो समाक्ष अतिव्यापन होता है उसके लिए तो कौन सा डायग्राम बनाते थे, ये वाला। और जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है उसके लिए कौन सा बनाते थे, ये वाला, ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में देखो कितने बंध होंगे, दो, एक तो कौन सा होगा, सिग्मा, और ये ऊपर वाला बंध कौन सा होगा, पाई। कोई सा भी एक सिग्मा होगा, कोई सा भी एक पाई होगा, दो बंध होते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन अणु का डायग्राम। अब ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन अणु का बनाया है, ऐसे ही क्या बना सकते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो आप लोग चाहो तो खुद से ट्राई करके देख सकते हो नाइट्रोजन का, वरना फिर मैं तो बताऊंगा ही। अब किसका देखते हैं, नाइट्रोजन का।
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने पे आता है? नाइट्रोजन 7 पे आता है, 1s2 2s2 2p3। दो नाइट्रोजन है, दोनों का सेम ही होगा ऐसे ही। बाहर वाला कोष ये है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो तीनों अर्धपूरित है, तो तीनों के तीनों बंध बना सकते हैं। अब कौन कौन से अतिव्यापन हो सकते हैं वो देख लेते हैं अपने दोनों नाइट्रोजन में। ये 2s 2px 2py और 2pz तीनों ही बना लो। नाइट्रोजन एटम अब इसको तीनों के तीनों बंद बनाएंगे, तो किसी को भी कोई कुछ भी मान लो। अगर इसको 2pz, ये 2py और ये 2px, ऐसे ही 2pz 2py और 2px, तीनों के तीनों खाली हैं यानी अर्धपूरित हैं, तो तीनों ही अतिव्यापन करेंगे। अब 2pz है, ये भी 2pz है, तो ये तो एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो इनके बीच में तो कौन सा बनेगा? समाक्ष अतिव्यापन। 2py में कौन सा होगा? पार्श्ववर्ती। 2px में कौन सा होगा? पार्श्ववर्ती। ज्यादा ही बड़ा बन गया, कोई नहीं, मिटा देंगे। ऐसे अब देखो ये तो 2pz है, इसके अंदर ये वाला कौन सा अतिव्यापन हो गया? समाक्ष। टू पी एक्स 2py 2px 2py। अगर आपके पास अलग अलग कलर के पेन हैं तो इनको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो। ये अलग कलर पेन से बना लो, ये अलग से, ये अलग से, ऐसे बढ़िया लगेगा। बढ़िया तो क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब 2py है, इन दोनों के बीच में ये कौन सा अतिव्यापन हो गया? पार्श्ववर्ती। और 2px ये भी पार्श्ववर्ती, ऐसे। अब देखो pz और pz है, ये तो एक एक्स पर मिल रहे हैं। py ऐसे हैं, तो ये ऐसे ऐसे ओवरलैप करेंगे इस वाली दिशा में। और px है, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे यानी इस वाली दिशा में, ऐसे। तो यहाँ पे बोर्ड पे तो हम दिखा नहीं सकते, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखो। px के बीच में कौन सा होगा? पार्श्ववर्ती। py के बीच में कौन सा होगा? पार्श्ववर्ती। और pz के बीच में कौन सा होगा? समाक्ष। अब ये ऐसे दिखेंगे, ये तो कौन सा हो गया? समाक्ष वाला। और पार्श्ववर्ती दो हैं अपने पास, एक पाई बन ये बन गया, एक पाई वन ये बन गया, ऐसे दिखा सकते हो आप।
ये है न्यूक्लियस। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम है, ये कौन से हो गए, नोडल प्लेन हो गए इसके। अब देखो ये तो कौन सा बंध बना है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा है, पाई। और ये भी कौन सा है, पाई। पाई ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला ये पाई ये पाई, ये दोनों मिलके एक पाई बनाते हैं। ये दोनों मिलके ऐसे, यानी पूरे पार्श्व एक पार्श्ववर्ती अधिव्यापन से एक पाई बॉन्ड बनता है। तो दो पाई हो गए और एक कौन सा हो गया, सिग्मा हो गया। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध होंगे, तीन। एक तो सिग्मा, ये पाई और ये पाई, ऐसे। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध होंगे, तीन। तीन सहसंयोजक बंध होंगे, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, तो ये पीपी अतिव्यापन हो गया अपना। ठीक है, अपना अतिव्यापन टॉपिक पूरा हो गया ये। अब वीबीटी में लास्ट टॉपिक है, वीबीटी की सीमाएं, लिमिटेशंस। यानी वीबीटी क्या क्या चीजें अपने को नहीं बता पाया। तो अपनी हेडिंग है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी, वो देखते हैं। अब देखो, वीबीटी अपने को ये तो बता देती है कि दो अणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, और सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, यानी काफी अणुओं में ये समझा दिया कि सहसंयोजक बंध बनता है। पर ये ना तो चुंबकीय गुण के बारे में कुछ बताता है, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो ये वाला सिद्धांत क्या है, चुंबकीय गुण और स्पेक्ट्रम, इन दोनों की व्याख्या नहीं करता। अब चुंबकीय गुण का तो मतलब क्या है, जैसे कोई भी अणु है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो ये अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। ये गुण है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया वीबीटी ने। और दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रम, यानी अणु के ऊपर जब व्हाइट लाइट डालते हैं, व्हाइट लाइट डालेंगे तो ये इसके रंग के कुछ ना कुछ बैंड्स बनेंगे, उनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी कलर दिखते हैं ना, जैसे प्रिज्म में से दिखते हैं वैसे। तो उस स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी ये वाला सिद्धांत नहीं कर पाया। अब देख लेते हैं इसके पॉइंट्स, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहली लिमिटेशन तो यही होगी कि संयोजकता बंध सिद्धांत अणुओं के चुंबकीय गुण तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या
करने में असमर्थ रहा। ठीक है, यानी चुंबकीय गुण के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताता अपने को। अब दूसरी लिमिटेशंस क्या है? अब देखो, अपने O2 अणु बनाया था VBT के अकॉर्डिंग, तो O2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 1s2 2s2 2p4, यानी P के अंदर 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित है, यानी अर्धपूरित है। दूसरा ऑक्सीजन अणु है वो एक के साथ है, यानी ये 2px था, 2py और 2pz। तो अपन ने देखा था एक तो है 2pz वाला था, वो तो क्या बना लिया था? सिग्मा वन। और 2py वाला क्या बना लिया था? पाई वन। यानी दोनों युग्मित हो गए थे। दूसरा ऑक्सीजन है उसका अर्धपूरित इनके साथ मिलके ये क्या हो गया था? युग्मित हो गए थे। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? प्रतिचुंबकीय। कैसी होनी चाहिए? प्रतिचुंबकीय। पर असल में O2 अणु की प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। अब इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय कैसे है ये नहीं बता पाया VBT। VBT ने बताया कि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हो जाते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब O2 अणु बनता है तो ये वाला सिग्मा बन जाता है, ये पाई बन जाता है और सारे युग्मित हो जाते हैं। पर तो युग्मित हो जाएंगे तो कैसा होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। पर असल में कैसा होता है? अनुचुंबकीय। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाया कि ये अनुचुंबकीय है कि नहीं है। दूसरी लिमिटेशंस क्या हो गई अपनी? संयोजकताबंध सिद्धांत के अनुसार O2 अणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, परंतु O2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। अब ये वाली प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, किसने बताया था? MOT ने। जब MOT डायग्राम बनाएगा ना O2 का, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं दो, जिसकी वजह से इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय। पर VBT ने सिर्फ इतना बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन इसके क्या हैं? युग्मित हो जाते हैं। युग्मित हो जाएंगे तो प्रकृति कैसी होनी चाहिए? प्रतिचुंबकीय, जो कि गलत है। ठीक है, दो लिमिटेशंस अपनी ये हो गई, आप लोग उतार लो एक बार। तीसरी लिमिटेशन देखते हैं। अब VBT ने सहसंयोजक बंध के बारे में तो बता दिया, पर उपसहसंयोजक बंध का क्या? उपसहसंयोजक देखो, सहसंयोजक बंध में तो क्या होता है? मान लो A और B के बीच में सहसंयोजक बंध है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों के साथ जैसे क्या बन गया? सहसंयोजक बंध।
ये तो वीबीटी ने बता दिया, पर ऐसे भी तो होते हैं उपसहसंयोजक बंध जिनमें एक क्या होता है, दाता परमाणु, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लेता है, उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। यानी इसमें एक तो क्या होता है, दाता परमाणु, और दूसरा क्या होता है, ग्राही परमाणु। तो उपसहसंयोजक बंध के बारे में कुछ नहीं बताया, धात्विक बंध के बारे में भी कुछ नहीं बताया, यानी दो मेटल्स, दो धातुओं के बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा होता है, धात्विक बंध, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। और फिर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, अब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास अपना अष्टक पूर्ण नहीं होता, जैसे कि BF3 है, इसमें जो बोरोन है ये केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के पास अपने अष्टक पूर्ण होता है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने केंद्रीय परमाणु में, अपने संयोजी कोश में बंध बनाने के बाद भी। तो फिर इसके बारे में भी नहीं बता पाया वीबीटी। तो थर्ड लिमिटेशन क्या होगी इसकी, संयोजकता बंध सिद्धांत, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध तथा धात्विक बंध को स्पष्ट करने में असफल रहा। यानी कि उपसहसंयोजक बंध के बारे में और धात्विक बंध के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, वीबीटी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की व्याख्या करने में असफल रहा। ये हो गई। अब देखो, सहसंयोजक बंध है कोई भी, तो ये पूरी तरीके से सहसंयोजक है या इसमें कुछ ना कुछ आयनिक गुण है। अब हर एक बंध है वो पूरी तरीके से 100% यानी 100% सहसंयोजक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, आयनिक गुण होते हैं। इसके बारे में भी वीबीटी अपने को नहीं बताती। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध में आयनिक गुणों की व्याख्या करने में संयोजकता बंध सिद्धांत असमर्थ रहा। यानी कि सहसंयोजक बंध में कुछ ना कुछ आयनिक गुण होते हैं, अब कितने परसेंटेज आयनिक गुण हैं कितने नहीं है उसकी व्याख्या करने में भी असफल रहा। ठीक है, लिख लो इतना। पांच पॉइंट हो गए। अब देखो छठी लिमिटेशन क्या है। अब देखो वीबीटी ने तो बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन तो
एक परमाणु का आ जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का आ जाए, दोनों युग्मित हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, सहसंयोजक बंध बन जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि H2 प्लस है, अब H2 प्लस है, ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, अब दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इन दोनों के बीच में बंध होता है। अब यहाँ पे तो कोई युग्मित है नहीं इलेक्ट्रॉन, यानी साझा हुआ ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन से भी बंध बना हुआ है, तो इसको इसकी व्याख्या करने में भी वीबीटी असफल रहा। तो ये वाला पॉइंट क्या लिख लेंगे, वीबीटी H2 प्लस अणु की व्याख्या नहीं कर सका। सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, वीबीटी अनुनाद को नहीं समझाता। अब अनुनाद क्या होता है, जैसे बेंजीन के अंदर होता है ना अनुनाद, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये कैसे अनुनाद होता है उसके बारे में भी वीबीटी कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो ये अपनी हो गई वीबीटी कंप्लीट। लिमिटेशंस देख ली, अतिव्यापन देख लिया अपने, वीबीटी के कुछ पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे वो देख लिए। अब आगे अपने पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।